जी हाँ, बड़ी खबर ये कि जल्द ईरान दौरे पर जा सकते हैं पुतिन। रूसी राष्ट्रपति का ईरान दौरा जल्द संभव है। चीन, नॉर्थ कोरिया के बाद अब ईरान का दौरा किया जाएगा। अमेरिका के खिलाफ पुतिन की घेराबंदी तेज हो रही है। इससे पहले चीन और नॉर्थ कोरिया का दौरा, और अब जो अगला मुल्क रडार पर है पुतिन के, वो है ईरान। ईरान के दौरे पर जाएंगे जल्द पुतिन। तो एक के बाद एक रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से उन देशों का दौरा किया जा रहा है जो अमेरिका को फूटी आंख भी पसंद नहीं है। नॉर्थ कोरिया और उसके बाद ईरान, एक बड़ी घेरेबंदी, एक बड़े चक्रव्यूह की तैयारी पुतिन कर रहे हैं। और यह भी संकेत दिया जा रहा है कि किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने में पुतिन अकेले नहीं है। नेटो अगर यह समझता है कि पुतिन को अलग थलग कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस नेक्सस से, इस नेटवर्क से पुतिन ये भी दिखाने, साबित करने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका के दुश्मन पुतिन के दोस्त, जी हां, खबर क्या है सबसे पहले ये देख लीजिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ईरान दौरा, यह खबर बड़ी है और इसका असर क्या है, इसका इंपैक्ट देखें तो यूएस के खिलाफ आक्रामक घेराबंदी, यूएस विरोधी देशों की एकजुटता को धार, रूस को ईरान यूएस के तनावपूर्ण संबंध का फायदा मिलेगा और पुतिन को अकेला करने की यूएस की रणनीति एक तरीके से नाकाम होती नजर आ रही है। रूस ईरान रिश्ते अगर देखें वो कैसे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात कि यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ ईरान रहा है, रूस को शायद ड्रोन देता रहा है, सप्लाई करता रहा है, और ईरान को रूस भी देता रहा है अत्याधुनिक हथियार। पहले कहां कहां दौरे किए, तो देखिए मई में चीन का दौरा भी कर चुके हैं पुतिन, जून में नॉर्थ कोरिया में किम के साथ मिले, तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और उन तस्वीरों ने भी जो संदेश दिया है वो भी बाइडेन सरकार, अमेरिका, पश्चिम देश, नाटो गुट की टेंशन बढ़ाने वाली है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, और दीपक वोरा पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वोरा सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। ये जो डिप्लोमेटिक दौरे हो रहे हैं, ये जो कूटनीतिक रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, ये कैसा नेट तैयार कर रहे हैं पुतिन, और क्या वाकई में बाइडेन के लिए और नेटो के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबरें हैं ये सारी? ईरान जा रहे हैं अब। हमारे को साहब बहुत अच्छा लगता है जब TV9 पे होता हूँ, और आप तो कितने अच्छी तरह से ये प्रेजेंट करते हैं। फिर बाकी जो हमारे दो डिफेंस विशेषज्ञ हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ मैं इस समय, आप लोग तो शायद दिल्ली की गर्मी में जूझ रहे होंगे, 30-31 डिग्री, मैं लेह में हूँ, लद्दाख में, जहाँ पर 9 डिग्री है, तो मुझे तो बड़ा आराम है यहाँ पर। और गर्मी बन रही है वहाँ यूक्रेन में और गाजा में। सर इसमें गिव मी अ मिनट। पुतिन साहब, एक चीज है इनके बारे में, ये कंसिस्टेंट है। इसने कहा था कुछ महीने पहले कि अगर मेरे दुश्मनों को तुम हथियार दोगे और मैं फिर अपने दोस्तों को हथियार दूंगा। उसने ये नहीं कहा था कि मैं आपके दुश्मनों को दूंगा, मैं अपने दोस्तों को दूंगा। दूसरी तरफ ये नौटंकी मास्टर है जेलेंस्की, मैं नेटो बेकार है, नेटो बहुत अच्छा है, मुझे शामिल कर लो, मैं नहीं जाना चाहता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और तीसरी तरफ है बुढ़ा बाइडेन। बुढ़ा बाइडेन ने इस जंग को पर्सनल बना दिया है। पर्सनल का मतलब, देखिए अमेरिकी लोग, मेरा पूरा नाम है जॉन जेम्स रैम्बो, मैं रैम्बो हूं, मेरे लिए वोट करना नवंबर में, कोई अमेरिकी ये मानेगा नहीं। और दूसरा, उसने ये बता दिया है, साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मेरा लक्ष्य है रूस को कमजोर करना, अमेरिकी उसके साथ सहमत है। तो ये पर्सनलाइज्ड वॉर हो चुकी है, और अब पुतिन अपने उसने दुस्ताने उतार दिए हैं, अब ठोकेगा जहां ठोक सकता है। अमेरिका के पास ताकत नहीं है। दीपक सर, आप ये जरूर कह रहे हैं कि रूस को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन रूस कमजोर होने वालों में से नहीं है। बड़ी खबर ये है कि पुतिन, मैं आऊंगी सर आपके पास, पुतिन एक मिशन पर जुट गए हैं। पुतिन ने न्यूक्लियर ट्रॉयड बनाने की चेतावनी दे दी है। देखिए, बहुत बड़ी चेतावनी है। स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के तौर पर न्यूक्लियर ट्रॉयड का विकास किया जाएगा। दुनिया में शक्ति संतुलन बनाने के लिए ट्रॉयड का विकास होगा, और हायर मिलिट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पुतिन ने ये बड़ी चेतावनी दी है। जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने सबसे बड़ी चेतावनी ये दी कि न्यूक्लियर ट्रॉयड बनाने पर जोर दिया गया है। और रूसी राष्ट्रपति की बड़ी परमाणु धमकी, जी हां, परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी है। नियम बदलकर भी मचा सकते हैं तबाही, ये पुतिन ने कहा। सिर्फ नियमों के तहत परमाणु हमला नहीं, तो एक संकेत और पुतिन की तरफ से कि वो किस हद तक जा सकते हैं
अगर रूस की बात आएगी, रूस की रक्षा की बात आएगी, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। नियमों में बदलाव भी किया जा सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पुतिन ने क्या बड़ी परमाणु धमकी दी है, किस तरह से ललकारा है दुनिया के बाकी मुल्कों को, खास करके अमेरिका को। दुनिया इस बात का इंतजार न करे कि रूस नियमों के तहत ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो हम नियमों को बदलकर भी एटमी हथियारों से तबाही मचा सकते हैं, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का। और इस बीच नाटो कमांडर ने यह दावा किया है कि न्यूक्लियर ट्रायड पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। रूस और उसके सहयोगी देशों का परमाणु गठबंधन सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विनाश की वजह बन सकता है। और हाल ही में पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर थे। अब उत्तर कोरिया और वियतनाम से लौटने के बाद पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन का ऐलान, मिसाइल और ड्रोन उत्पादन बढ़ाएगा। इस बात का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, मिसाइलों का भी और ड्रोन का भी। रूस और लंबी जंग के लिए रूस की तैयारी हो रही है। ड्रोन और मिसाइलों की बड़ी खेप होगी तैयार। यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो से सीधी जंग का खतरा भी बढ़ गया है। अब ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जिस तरह से चेतावनी दी जा रही है कि हम क्यों डरें, ये कहा जा रहा है पुतिन को, अगर आपने सुना होगा, ये साफ तौर पर बताता है कि पुतिन स्टेप बैक नहीं करेंगे, ना पीछे हटेंगे। भले उन्हें अगर किसी भी तरह से बैकफायर मिला हो कहीं पर भी, अमेरिका के तौर पर खास तौर पर, लेकिन वो स्टेप बैक नहीं करेंगे। देखिए, इस बार जब पुतिन साहब का जो टेन्योर है ये अलग तरीके के मिजाज में दिख रहे हैं। उनका मिजाज बदला हुआ है। अपना उन्होंने डिफेंस का प्रोडक्शन 20 से 25% बढ़ाया हुआ है। लॉन्ग रेंज मिसाइल बन रही है, ड्रोन बन रही है, पूरे युद्ध की सामग्री तैयार है। और साथ में देखिए जिस तरीके से विजिट चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम क्यों गए? वियतनाम जाने का मकसद ये था कि वो अपनी पैठ इंडो पैसिफिक रीजन में भी बनाना चाहते हैं, और साथ में ईरान का विजिट। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो चाहे नाटो हो, अमेरिका हो, उनके सैंक्शन रूस के लिए कोई माने नहीं रखते हैं। उसका अपना ट्रेड है, अपना डिफेंस प्रोडक्शन है, अपने एलाइज हैं जिसके थ्रू वो आज की डेट में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो पुतिन साहब किसी भी तरीके से कॉर्नर पे या कोई प्रेशर नहीं महसूस कर रहे हैं। प्रेशर आज की डेट में महसूस हो रहा है नाटो कंट्रीज में। अमेरिका जिसने अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद पूरे विश्व में, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, और मुझे बहुत बड़ा अंजाम नहीं दे पाया। मुझे लगता है कि जो इंटरनल पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसकी वजह से भी पुतिन पे कम प्रेशर है, क्योंकि वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत के राष्ट्रपति बन चुके हैं और बाइडेन के सामने एक इलेक्शन है। तो एक इंटरनल प्रेशर भी यहां नजर आ रहा है। और पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे से भड़का है सियोल। जी हां, रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने पर विचार। यूक्रेन को 155 mm आर्टिलरी शेल्स दे सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम समेत दूसरे हथियारों की भी सप्लाई संभव है। देखिए, यूक्रेन के सपोर्ट में भी जो मुल्क सामने आ रहे हैं वो साउथ कोरिया है। अब साउथ कोरिया हथियार देगा यूक्रेन को, इससे जुड़ी हुई डिटेल्स आपको बताने जा रहे हैं। यूक्रेन को विध्वंसक वेपन देने पर साउथ कोरिया विचार कर रहा है। रूस नॉर्थ कोरिया में गठजोड़ है और सुरक्षा समझौते के बाद अब साउथ कोरिया एक्टिव है और साउथ कोरिया ने वेपन सप्लाई का प्लान बनाया है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को लेकर भी विचार किया जा रहा है और रूस नॉर्थ कोरिया के सुरक्षा समझौते को साउथ कोरिया ने गलत तक बताया है। जी हां, रूस नॉर्थ कोरिया की डील यूएनएससी के प्रस्ताव का उल्लंघन है, यह कहा गया है। सुरक्षा समझौते का असर रूस साउथ कोरिया के संबंध को खराब करेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस स्टेप को लेकर भी, साउथ कोरिया के स्टेप को लेकर भी अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी आए हैं, चिंताएं बढ़ी हैं। जी, और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, अब नॉर्थ कोरिया को हथियार दे सकते हैं पुतिन। जो डील हुई उसके मुताबिक आगे पुतिन एक और स्टेप आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ कोरिया को हथियार देंगे। नॉर्थ कोरिया को S-400 सप्लाई, ये जो डिफेंस सिस्टम है उसकी सप्लाई की जा सकती है। यूरोप के खिलाफ मिरर डिप्लॉयमेंट वाला ये प्लान है। पुतिन किम को हथियार देकर पश्चिमी देशों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सीधी बात है कि जो पुतिन के दुश्मन हैं उनको ललकारने के लिए नॉर्थ कोरिया सहयोग भी कर रहा है पुतिन का। तो वेपन सप्लाई को लेकर ये बड़ी खबर आई है। तो किस तरह की स्थितियां हैं ये भी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया में रूसी हथियार शुरू एक और वॉर, क्योंकि ये सब कुछ एक
चेन रिएक्शन या एक्सटेंशन की तरह देखा जा सकता है। नॉर्थ कोरिया से मॉस्को लौटते ही पुतिन का विध्वंसक फैसला, नॉर्थ कोरिया में रूस जल्द डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात कर सकता है। नॉर्थ कोरिया में रूस जल्द एडवांस फाइटर जेट की तैनाती कर सकता है। जी हाँ, नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को एडवांस वेपन के साथ ट्रेनिंग भी देगा रूस। नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा सहयोग समझौते के बाद एक्शन में रूस इस वक्त नजर आ रहा है और साउथ कोरिया के इस कदम ने पुतिन को भी भड़का दिया। एक तरफ पुतिन और किम का गठजोड़ है तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया है। पुतिन ने सियोल को भयंकर परिणाम की अब धमकी दे डाली है। और इस बीच किम जोंग और पुतिन की बढ़ती सैन्य साझेदारी के बीच बड़ी खबर है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वॉर ड्रिल, दोनों देशों के एयरफोर्स के डमी हमले, लड़ाकू विमानों से चलाया गया डमी ऑपरेशन, दोनों देशों की ज्वाइंट ड्रिल से रूस और उत्तर कोरिया को कड़ा संदेश। और आपको बताते हैं कि कोरिया प्रायद्वीप में विश्व युद्ध 3 की तैयारी कैसे चल रही है। अमेरिका, साउथ कोरिया कर रहे हैं बड़े युद्ध की तैयारी। दरअसल जल, जमीन, आसमान में विध्वंसक जंगी एक्सरसाइज को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा खत्म होते ही वॉर ड्रिल शुरू हुई और अमेरिकी बॉम्बर ने GBU-12 लेजर गाइडेड बम से डमी टारगेट तबाह किया है। AGM-114 एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से अभ्यास, ये युद्धाभ्यास बताता है कि कितनी खतरनाक तैयारी की जा रही है। जी हां, और देखिए युद्ध के लिए लगातार भड़का रहा नॉर्थ कोरिया। दक्षिण कोरिया में घुसे किम जोंग के सैनिक 15 दिन में तीसरी बार दक्षिण कोरिया में घुसपैठ और पुतिन के दौरे के बाद घुसे उत्तर कोरिया के सैनिक। दक्षिण कोरिया ने वार्निंग देने के लिए फायरिंग की है। तो कोरियाई प्रायद्वीप पर किस तरह के हालात बन रहे हैं, यहां पर भी एक देखिए एक टेंशन का माहौल बन गया है पुतिन के विजिट के बाद से ही, और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस तरह की वॉर ड्रिल्स की जा रही हैं, बयान भी सामने आ रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया भड़का रहा है जंग, ये आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि पुतिन की मौजूदगी के समय ही दक्षिण कोरिया ने यह कहा है कि उत्तर कोरिया के सैनिक उसकी सीमा में घुसे। इसके अलावा जो मॉक ड्रिल की जा रही है दक्षिण कोरिया की तरफ से अमेरिका के साथ, वो कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया को भी खटक रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो रूस और यूक्रेन की जो जंग है, यानी कि यूरोप की जो युद्ध की आग है, वो दुनिया के दूसरे हिस्से में पहुंच चुकी है, क्योंकि ये तनाव अगर बढ़ता है तो आने वाले समय में तस्वीर कुछ और होगी। नॉर्थ कोरिया भड़का रहा है जंग, ये आरोप लग रहे हैं। जी हां, अगर देखें बड़ी बातें इसकी तो 15 दिन में तीसरी बार दक्षिण कोरिया में घुसपैठ, उत्तर कोरिया ने DMZ बफर जोन बॉर्डर पार किया। पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के बाद सैनिकों की उकसावे की कार्रवाई और सैनिकों को रोकने के लिए दक्षिण कोरिया ने की है फायरिंग। बफर जोन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश, ये दक्षिण कोरिया की सेना का दावा है। टिक्कू सर, अब बहुत ही स्ट्रेट सवाल यह है कि क्या कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थितियां ठीक नहीं लग रही है? देखिए, ये जितना भी आप पिछले 2-4 दिनों में देख रहे हैं, पुतिन का नॉर्थ कोरिया का विजिट, फिर वियतनाम का विजिट और अब उनका ईरान जाना, इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि जो अभी यूक्रेन ने एक पीस मीटिंग रखी थी ताकि वो किसी नतीजे पे पहुंच सके, रशिया को वो एक समझौता पेश कर सके, और वहाँ पर जो हुआ वो सब कुछ रशिया के अगेंस्ट हुआ। $15 बिलियन का उनको एड दिया गया, और अमेरिका का जो ये सबसे बड़ा फैसला था कि अमेरिका के हथियार जो यूक्रेन में है उनका इस्तेमाल रशिया की धरती पर किया जाएगा। ये दो चीज़ें जो है, इससे पुतिन का जो है, पुतिन के लिए थ्रेट बहुत बड़ा बन गया। वैसे भी अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों से, जब से युद्ध शुरू हुआ है, साउथ में यूक्रेन और ऊपर में फिनलैंड, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक छोटी सी जगह है बेलारूस, नहीं तो रशिया का जो वेस्टर्न फ्रंट और सदर्न फ्रंट है वो कंप्लीटली घेरा हुआ है नेटो से। अब रशिया के लिए क्या ऑल्टरनेटिव है? रशिया के लिए यही ऑल्टरनेटिव है कि वो कुछ हद तक अपनी थ्रेट को कम करने के लिए अपने दोस्तों के साथ हाथ मिलाए, और सबसे बड़ा उसका दोस्त है चाइना, तो चाइना का सबसे बड़ा दोस्त है नॉर्थ कोरिया। तो चाइना ने मध्यस्थता करके पुतिन और नॉर्थ कोरिया की आपस में सुलह करा ली, और फैसला ये हुआ कि अगर दोनों के ऊपर किसी का हमला होता है तो वो माना जाएगा उसके ऊपर हमला है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल क्लियर किया कि हम अपने ट्रुप्स नहीं भेजेंगे, लेकिन गन्स, आर्टिलरी, मिसाइल्स वगैरह नॉर्थ कोरिया जो है
रशिया को देगा। एक बड़ी बात आपने कही कि ये पुतिन की तरफ से जो घेरेबंदी हो रही है, तो क्या ब्रिगेडियर शरदेंदु ये घेरेबंदी इसीलिए है कि पुतिन अपनी ताकत को रिजर्व कर सकें कि अब जब वक्त पड़े, इमरजेंसी आए तो ये तमाम मुल्क उसका सहयोग करें जहां जहां दौरा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जब पुतिन साहब का इस तरीके का दौरा करना, चाइना का, नॉर्थ कोरिया का, वियतनाम और आगे आने वाले दिनों में ईरान का, तो एक ये बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर रहे हैं। अमेरिका का एक ब्लॉक है, उसके कई सारे सपोर्टर हैं, नाटो कंट्रीज है, इनको कैसे बैलेंस करना है मिलिटरली, पॉलिटिकली एंड पूरे वर्ल्ड फोरम में। अगर आपको अपना एग्जिस्टेंस को प्रूव करना और बताना है कि आप अमेरिका को काउंटर कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके की लामबंदी करनी पड़ेगी। इसी के तहत पुतिन साहब जा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उनके एलाइज उनकी पूरी मदद या जरूरत पड़ने पे उनके साथ ना खड़ा रहें। और साथ में देखिए, एक साथ में सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करना है। इसकी मॉडलिटीज क्या है? नॉर्थ कोरिया और रशिया में क्या सिक्योरिटी का जो इशू है, क्या उन्होंने ऐसे एग्रीमेंट साइन किया? क्या उनका डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन होगा? अगर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पे अटैक करता है, किस तरीके की मदद दी जाएगी? कितने क्वांटिफिकेशन किया जाएगा? ये सारी चीजें दिखाता है। और जिस तरीके से देखिए S-400 की सप्लाई का वादा किया है नॉर्थ कोरिया को, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये नेस्तनाबूद करेगा सारी मिसाइल और रॉकेट्स को जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पे दागेगा। एक सवाल दीपक वोरा सर आपसे इसी संदर्भ में कि अमेरिका के का नेचर ऑफ वॉर अगर देखें तो अमेरिका हमेशा ये कोशिश करता है कि युद्ध हो वो शामिल भी रहे लेकिन उसकी सीमाओं से दूर रहे। लेकिन क्या इस पूरे मामले में वो पॉलिसी फेल होती नजर आ रही है? धीरे धीरे पुतिन जो है अमेरिका की घेरेबंदी कर रहे हैं, ये वॉर एक्सटेंड हो रहा है, ये हीट जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। अब तो हम देख रहे हैं कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, वहां की समुद्री सीमा है, वहां पर भी वॉर एक्सरसाइज पुतिन ने शुरू कर दिया। आप इसे कैसे देखते हैं? ये ब्रिलियंट एनालिसिस आपने किया। आपको याद होगा जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, सोवियत संघ की न्यूक्लियर मिसाइल्स अमेरिका के तट के पास पहुंच गई थी, तो फिर वहां काफी तनाव हुआ, फिर अल्टीमेटली वो डी एस्केलेट हो गया। फिर जब हमला हुआ था ट्विन टावर्स पर न्यूयॉर्क में, जब पहली बार अमेरिका की धरती के ऊपर हमला हुआ तो अमेरिकन बौखला गए थे, कभी नहीं देखा था। और अब अगर हमला होता है वो फिर बौखला जाएंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे। नौसा, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, गिव मी अ मिनट। करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध 50 देशों के बीच में लड़ा गया था और 1 करोड़ लोग मारे गए थे। हमारी इस धरती की आज जो जनसंख्या 800 करोड़ है, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, हमने जो मॉडलिंग की है 200 करोड़ खत्म हो जाएंगे और कोई इसका परिणाम नहीं होगा। Therefore, सर, ये तीसरा विश्व युद्ध और चौथा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा पत्थरों के साथ और डंडों के साथ। लेकिन सर इसमें एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। क्या इस पूरे प्रोसेस में आप अमेरिका को एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह देखते हैं, उनकी ये वॉर पॉलिसी जो भी रही है, या फिर उसने कहीं किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया है? मैं तो ये समझता हूं कि ये जो बाइडेन है, उन्होंने इसको पर्सनलाइज कर दिया है। देखिए, मैं रूस को कमजोर करूंगा और पुतिन साहब कहते हैं मैं रूस की ताकत बढ़ाते रहूंगा, बरकरार रखूंगा, इसलिए मैं सुरक्षा दूंगा रूस को। और दूसरी तरफ बाइडेन साहब कहते हैं मेरे लिए वोट करो, कोई उनके लिए वोट नहीं करेगा। अमेरिका की पॉलिसी टोटली कंफ्यूज्ड है। बाइडेन साहब बुढ़े हो चुके हैं, वो नहीं बनाते। सर, डीप स्टेट जो हम कहते हैं, CIA और डिफेंस डिपार्टमेंट बनाता है और वो तो जंग के लिए तैयार है। शर्त ये कि वो जंग यूक्रेन में हो। दीपक सर, कंफ्यूजन में, अमेरिका की रणनीति के कंफ्यूजन में तत्परता भी दिखाई दे रही है, बौखलाहट, जैसा कि आपने कहा। एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने गुआम बेस पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है और गुआम बेस पहुंचा है USS रोनाल्ड रीगन। गुआम पहुंचा अमेरिकी B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस नॉर्थ कोरिया की डील पर अमेरिका ने जवाब दिया है। अगर अमेरिका कंफ्यूज है तो अमेरिका जवाब कुछ ऐसे दे रहा है कि वो रूस को दिखाना चाहता है वो कितना एक्टिव है, और गुआम बेस पर उसकी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। USS रोनाल्ड रीगन, इसे तैनात किया गया एक बड़ा वॉरशिप, एक जंगी जहाज जो अमेरिका की आंख का काम कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, नॉर्थ कोरिया से चीन अमेरिका से वॉर का सीन, क्योंकि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं अंदाजा है कि ये घेरेबंदी बढ़ी तो दिक्कतें भी बढ़ेंगी। नॉर्थ कोरिया रूस के बीच सुरक्षा समझौते के बाद एक्शन में अमेरिका आ गया है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम बेस पर अमेरिका ने बढ़ाई है तैनाती और गुआम बेस पर USS रोनाल्ड रीगन ने संभाला है मोर्चा। जी हाँ, B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर गुआम की सुरक्षा में तैनात है। B-1 न्यूक्लियर बॉम्बर मई से गुआम बेस पर तैनात है। रूस नॉर्थ कोरिया गठबंधन के जवाब में अमेरिका ने ये तैनाती की है। तो कर्नल टिक्कू, आप अगर इसे थोड़ा और अच्छे से विस्तार से समझा पाएं,
देखिए मुल्क तो अलग हो गए हैं, ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि हम इसके साथ हैं, हम रूस के साथ हैं, हम यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन अमेरिका को आप यहाँ पर कहाँ फिट देखते हैं? क्या कर रहा है अमेरिका? देखिए मैं अनफॉर्चुनेटली मैं वोरा साहब की व्यू से सहमत नहीं हूँ कि अमेरिका कंफ्यूज्ड है। अमेरिका की पॉलिसी न्योकॉन्स ड्राइव कर रहे हैं और उनका एक ही मकसद है कि रशिया को वो किसी न किसी तरीके से कमज़ोर करें, और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, प्रेसिडेंट कोई भी बने वहाँ पर, और ऐसा ही किया जा रहा है। नहीं तो नेटो का ईस्टर्न साइड से मुंह आगे करना, जबकि उनको एश्योरेंस दी गई थी 1990 में कि हम ईस्टर्न यूरोप को नेटो में नहीं मिलाएंगे, उसका क्या मकसद है? यूक्रेन के अंदर इतना सारा एड दिया जा रहा है ताकि वो रशिया को कमज़ोर करके रखे, एक प्रॉक्सी वॉर उनके साथ खेले, तो ताकि सोवियत यूनियन की ताकत वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करे। तो ये तो अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। हाँ, एक चीज़ है, इसमें एक बदलाव हमें बहुत ज़रूरी है, वो देखना पड़ेगा। पहला तो ये है, पुराने ज़माने आज से 60 साल पहले तक, 50 साल पहले तक अमेरिका की धरती पर कोई हमला नहीं होता था, क्योंकि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से घेर रखा, वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता था। लेकिन आजकल के हालात अलग हैं। जब 9/11 पर हमला, 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो, तो क्या वो अमेरिका पर हमला नहीं हुआ? और दूसरी, क्या रशिया के पास या ईरान के पास या चाइना के पास ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो अमेरिका नहीं? 9/11 के पहले हमारे पास एक ही इंसिडेंट दिखता है, वो है पर्ल हार्बर वर्ल्ड वॉर 2 का, और उसके बाद से सीधे 9/11 जैसी घटना होती है। लेकिन 9/11 ने बता दिया कि टेरर ग्रुप कर सकते हैं, तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री के लिए बड़ी बात नहीं है। कम से कम ये मैसेजिंग तो बहुत क्लियर है अमेरिका को। और एक तरफ रूस नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर साउथ कोरिया और अमेरिका को परेशान कर रहा है, वहीं रूस यूक्रेन जंग भी तेज हो गई है। खार्किव मोर्चे पर रूस यूक्रेन की बड़ी जंग, रूस ने यूक्रेन पर बरसाए फैब 500 बम और यूक्रेन के 40 सैनिक मारे जाने की रिपोर्ट है। खार्किव से बेल्गोरोड पर हमले कर रहा है यूक्रेन। और कितना खतरनाक है रूस का ये फैब 3000, आपको बताते हैं। फैब 3000 बम 3 टन TNT से बना होता है। इसके विस्फोट से 230 मीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है, यानी इतने क्षेत्र में कुछ भी सलामत नहीं बचता, सब कुछ तबाह हो जाता है। इसके जो स्प्लिंटर्स यानी छर्रों से 1230 मीटर इलाके में विनाश बरसने लगता है, यहाँ तक हो सकता है। इसके विस्फोट से 1 किलोमीटर के दायरे में इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और फैब 3000 एक डिप्रेशन स्ट्राइक गाइडेड बम है, यानी कि टारगेट पर सटीक हमला करता है, और रूस ने बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन फरवरी 2024 में शुरू किया था, और बहुत ही प्रिसाइज अटैक है इसका। इस बम को Tu-22M3 बॉम्बर से लॉन्च किया जाता है, और Tu-22M3 रूस का स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर है। तो एक तरीके से आप देखिए कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शरदेंदु सर, यहाँ पर थोड़ा हम बैटल ग्राउंड की तरफ आते हैं। इस तरह के वेपन्स की एंट्री होती है, यूक्रेन नए वॉर लॉन्च करने की तैयारी, यूक्रेन का दावा कि अब हम रूस में कहीं भी हमला कर सकते हैं। पुतिन एक ऐसा शांति समझौता देते हैं यूक्रेन को जिसमें आधा यूक्रेन ही रूस के पास चला जाए। तो ये वॉर ग्राउंड पर जो हो रहा है वो सुई किधर आपको नजर आ रही है? यूक्रेन लड़ता ही जा रहा है और रूस यूक्रेन की धरती पर कब्जा करता ही जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से रूस के ऑपरेशन प्रोग्रेस कर रहे हैं और जिस तरीके से वो रूस ने बोला कि ये 4 स्टेट उसके ही रहेंगे, वो वहाँ से विड्रॉ नहीं करेगा, और यूक्रेन को बार बार बोला कि आप इन 4 स्टेट से विड्रॉ कर लीजिए, हम आपकी सुरक्षा में इंश्योर करेंगे। लेकिन ये स्टेट यूक्रेन को एक्सेप्टेड नहीं है। यूक्रेन कहता है कि मैं यूक्रेन के अंदर ही कैसे विड्रॉ कर लूँ, ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे सुई अटकी हुई है। और देखिए, इसको मदद करने के लिए नाटो और अमेरिका पूरी लगातार मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के पास अपना आज की डेट में कुछ भी नहीं बचा है। सोल्जर्स हैं उनके पास, लेकिन लड़ने के लिए हथियार नहीं है। और जो आपकी मिलिट्री एड आती है, इसको फ्रैक्टिफाई होने में, ग्राउंड में पहुंचने में काफी समय लग जाता है। लिहाजा इस टाइम गैप का रूस बहुत, लेकिन सर यही तो मैं पूछ रहा था कि ये यूक्रेन इस वॉर को जितना ज्यादा परस्यू करेगा, क्या यूक्रेन को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा, मिलिटरीली भी और जमीन पर भी? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये देखिए, ऑपरेशन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये मेरा मानना है कि जब तक कीव पे हमला नहीं होगा और जब तक कीव नहीं गिरता, तब तक यूक्रेन में रेजिस्टेंस बना रहेगा। और रूस का मानना है कि कीव तो एक मकसद है,
उसने 4 स्टेट से वो खुश है, साथ में क्रीमिया उसके पास है। उसका जो मकसद है ब्लैक सी में डोमिनेशन करना, वो पर्पस सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो लिहाजा इस तरीके से कीव तक पहुंचना, फिर उसको मेंटेन करना, कैसे उसका टेरिटोरियल इंटीग्रेशन करेंगे रशिया के साथ, बहुत बड़ा क्वेश्चन। ये परमानेंट सिरदर्द होगा, लिहाजा उसकी तरफ रूस का आज की डेट में इशारा नहीं है। लेकिन जवाबी कार्रवाई भी सर लगातार यूक्रेन की तरफ से हो रही है। एक खबर यह है कि रूस पर यूक्रेन ने भीषण ड्रोन अटैक कर दिया है। रूसी रिफाइनरी, एयरफील्ड टारगेट, रात भर में रूस के इलाकों में कई अटैक्स हुए हैं। रूस का 120 ड्रोन इंटरसेप्ट का दावा भी यूक्रेन कर रहा है। तो यूक्रेन अपने रेजिस्टेंस के साथ बना हुआ है। और आपको बता दें कि जो यूक्रेनी ब्रिगेड है वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। रूस को एक एक करके जवाब दिया जा रहा है और यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूस के कई इलाकों पर भीषण अटैक किया है, जो बताता है कि रूस इस वक्त रूस की घेरेबंदी करने के लिए कई इलाकों में जिस पर रूस का कब्जा है उसी इलाके पर एक बार फिर से जाकर यूक्रेन फिर रीटारगेट कर रहा है ताकि वो इलाके उन तक वापस पहुंच सके। तो यूक्रेन की तो स्ट्रैटेजी है कि चक्रव्यूह में फंसा दे रूस को, लेकिन रूस भी एक कदम आगे बढ़ रहा है। अब आपको बताते हैं यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूस के कई इलाकों में भीषण ड्रोन अटैक किए हैं। हाल के दिनों में यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस के शहरों में स्ट्राइक तेज कर दी है। आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से रूस पर यूक्रेनी ब्रिगेड का यह अटैक है, भीषण ड्रोन अटैक है, जिसमें क्रास्नोदरेकोनिपेट ऑयल रिफाइनरी है, वहां पर टारगेट किया गया है। ईस्ट के मिलिट्री एयरफील्ड है, यहां पर टारगेट किया गया है, ड्रोन अटैक किया गया। ईस्ट में 726 एयर डिफेंस सेंटर हैं, यहां टारगेट किया गया। स्काई और वोलोग्रोदात जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर भी टारगेट किया गया। तो ये 4 बड़ी बातें हैं जो कि यूक्रेन के अटैक से सामने आ रही हैं। दीपक सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक तरफ तो ग्राउंड जीरो पर अटैक हो रहा है क्योंकि यूक्रेन ये चाहता है कि वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा, उसकी अस्तित्व की लड़ाई है। तो दूसरी तरफ रूस ने भी गर्दन तक वार किया है यूक्रेन की और वो चाहता है कि पूरी तरह से इन्वेड कर लें हम। अब आपको क्या लगता है कि किस हद तक 2 साल से ज्यादा हो गए इस युद्ध को, उसके बाद भी ये युद्ध उतनी ही आक्रामकता के साथ बना हुआ है? 100% और बढ़ता जा रहा है। जो सर्कस वाले हैं ज़ेलेंस्की साहब, वो कहते हैं कि ये मेरी सर्वाइवल की इशू है, और यूक्रेन और व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है सर्वाइवल ऑफ रशिया। तो दोनों तरफ पर्सनलाइज्ड जंग हो चुका है कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये बढ़ता जाएगा और मेरा मानना है मैम कि 2025 के अंत से पहले कोई परिणाम नहीं होगा। सिर्फ अगर ज़ेलेंस्की साहब छोड़ के भाग जाते हैं देश, तब कोई परिणाम हो सकता है। अच्छा दीपक सर, अगर मैं बहुत एक बहुत ही सीधा आंसर के लिए एक प्रश्न करूं कि अब तक के वॉर में अगर मैं देखूं कि 4 पार्टियां हैं, एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, वो इन्वॉल्व है, यूक्रेन और रूस तो है ही। अभी तक सो फार अकॉर्डिंग टू यू, हु इज द लूजर? इस वॉर में लूजर कौन है? यूक्रेन। उसके लोग मर गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। अमेरिकन सोल्जर्स नहीं मरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नहीं हुआ, यूरोपियन सोल्जर्स नहीं मरे हैं, ठीक है, रूस के मरे हैं। बट मेन सीधे आपने सीधा सवाल था, सीधा उत्तर दिया उसका। पुतिन की एटमी तैयारियों के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान सामने आया है। रूस के खिलाफ अमेरिका का जंगी प्लान, यूक्रेन को और डिफेंस सिस्टम देगा यूएस, पैट्रियट और नासैम्स सिस्टम देगा यूएस। रूसी हमलों को नाकाम करने का वॉर प्लान। जॉन किर्बी ने कहा कि यूक्रेन को और मजबूत करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन वॉर फ्रंट पर भी विश्व युद्ध के खतरनाक संकेत मिले हैं। यूक्रेन को रूस के अंदर घुसकर हमले की छूट है। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन का बड़ा बयान आ गया है। यूक्रेन रूस के अंदर कहीं भी हमला कर सकता है। देखिए, खुली छूट दे दी है यूक्रेन को। मॉस्को के एयर स्पेस में रूसी विमानों को टारगेट कर सकता है। तो क्या इतना आसान है यूक्रेन के लिए इस तरह टारगेट करना? अमेरिकी बारूद से रूस में तबाही मचेगी। यूक्रेन को अमेरिका ने रूस के अंदर हमले की पूरी छूट दे दी है। इसके अलावा यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस के अंदर हमले की छूट दी गई है, यानी अटैक कर दीजिए, कहीं पे भी अटैक कर दीजिए। यूक्रेन को अमेरिकी वेपन की जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल की छूट दी गई है। रूसी सीमा से यूक्रेन पर हमला करने वाली फोर्स पर हमले की भी छूट दी गई है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम खबरों पर गौर करते हैं। देखिए, देश से जुड़ी है अहम खबर है, दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी के प्रदर्शन में वाटर कैनन का इस्तेमाल। तो ये देखिए तस्वीरें, बीजेपी का यह प्रदर्शन दिल्ली जल बोर्ड के बाहर, ऑफिस के बाहर यह प्रदर्शन किया गया बीजेपी की तरफ से, और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहां पर किया गया।
तो एक तरफ तो दिल्ली की जनता भीषण जल संकट से जूझ रही है, लगातार इतने दिन हो गए और जल संकट को लेकर ही बीजेपी प्रदर्शन भी कर रही है। दूसरी तरफ इसी प्रदर्शन में पानी की बर्बादी की तस्वीर देख रहे हैं आप। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ पानी का संकट है, विकराल संकट है, तो दूसरी तरफ पानी की बर्बादी भी सामने है। पानी की बौछारें की जा रही है। इसकी जरूरत क्या है? लगातार प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी, लगातार प्रोटेस्ट कर रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के नेता हड़ताल पर बैठ रहे हैं पानी के संकट को लेकर, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। पानी के लिए जंग छिड़ गई है, लेकिन इस बीच बर्बादी की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बानगी है कि किस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल करके पानी की जानबूझकर बर्बादी हो रही है। तो पानी की बर्बादी और देखिए उसको लेकर ये एक जंग भी चल रही है सड़कों पर। एक तरफ अनशन आम आदमी पार्टी का, दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन। पानी के लिए लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल हैं दिल्ली के, उनके बीच घमासान है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का प्रोटेस्ट और रोकने के लिए पानी की बौछारें की जा रही है और प्रदर्शन भी पानी की कमी को लेकर है। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। तो दिल्ली में इस बढ़ती गर्मी के साथ पॉलिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ता नजर आ रहा है पानी के विवाद को लेकर। और दिल्ली में दूसरे दिन भी आतिशी जो मंत्री हैं उनका अनशन जारी है। 28 लाख दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। आतिशी ने एक बार फिर कहा है और दिल्ली को हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, इसीलिए संकट है। मेरे पास अनशन के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, आतिशी की तरफ से कहा गया। आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा।